वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आप लोग का जो है बीपीएससी ट्री 2.0 का वैकेंसी जो है सर पे सवार है। आपका जो है जिला वाइज वैकेंसी जो है डीओ को जो है उनको जो है आगाह कर दिया गया है कि आप इस पे जो है संज्ञान लें। आपका वैकेंसी भी हर जो है डिटेल दे दिया गया है। और आपका जो है किस जिला में कितना वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी, ये भी बता दिया गया। बहुत जल्दी जो आपका कैटेगरीज वाइज जो है वैकेंसी भी प्रोवाइड कर दिया गया है, जाएगा। अगर अभी तक आप तैयारी नहीं करना स्टार्ट कर रहे हैं तो समझिए कि आप जो है बहुत बड़ी लापरवाही से गुजर रहे हैं। तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए साथियों। और साथ ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 40 नंबर का जो आपका कॉमन प्रैक्टिस जो क्वेश्चन होगा आपका जो पूछा जाएगा, उसका मैं जो है 5 प्रैक्टिस सेट आप डाल चुका हूँ और ये 6वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 40 नंबर का जो आपका कॉमन जो पेपर होगा वो आपका वरदान होगा। ठीक है, आपको भी पता है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो आपका डिटेल में जो आएगा वो थोड़ा डेप्थ में जाएगा, उसमें जाएगा, क्योंकि आपका जो है वो मेन सब्जेक्ट है। लेकिन ये आपका 40 नंबर में कॉमन पेपर है, तो थोड़ा इसमें जो है आपको सरकार हल्का हाथ रखेगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने जितने भी साथी हैं सबको शेयर कीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बस यही, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज मतलब 6, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो आपका 40 नंबर का पेपर है। और मैं उसका पहला जो है आपका जीके से स्टार्ट करता हूँ। आपको पता ही होगा, लास्ट में मैं आपका मैथ्स का क्वेश्चन बताता हूँ। तो जीके का जो है आपका जो है सेट का 8वां क्वेश्चन और जीके का पहला क्वेश्चन है। कह क्या रहा है बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या हो जाएगा बताइए। और साथ ही तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह जो थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सतीश प्रसाद सिंह। कब से कब तक रहे थे, मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल दे देता हूँ। देखिए, 27 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहे थे। ठीक है, तो आपको पता हो सकता है कितना दिन हुआ। ठीक है, 4 दिन आपका जनवरी में हुआ और 1 दिन फरवरी में, मतलब 5 दिन के लिए मात्र सतीश प्रसाद सिंह जो है मुख्यमंत्री बने थे। बाकी जो है जो भी इनसे बने, दारोगा प्रसाद राय भी ठीक, मतलब ठीक ठाक 7-8 फरवरी से लेकर दिसंबर तक बने थे 70 में। उसके बाद जो है राम सुंदर दास भी जो है आपका 79 से लेकर 80 तक बने थे, 1 साल के लिए। और चंद्रशेखर सिंह जो है आपका 83 से लेकर 85, लगभग 1.5-2 साल वो भी बने थे। आगे करा कि पटना में जो स्थित राजभवन जो है मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में प्रभावित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली में। आगे कह रहा है कि बिहार का जो मैदानी भाग है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है मैदानी भाग। ठीक है, तो बिहार का जो मैदानी भाग कितना है, तो 95% जो है कुल क्षेत्रफल का 95% आपका मैदानी भाग है। इस बात को है दिमाग में बैठा लीजिएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2 दशमलव कितना होगा, 2 दशमलव जो है 86% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि बिहार के जो है पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार कह रहा है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी क्या कहते हैं हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा क्वेश्चन उटपटांग लैंग्वेज में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस। ठीक है, बिहार का पहला भारतीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री, ठीक है, उस समय का क्या था, तो मोहम्मद यूनिस था। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस ने कार्यकारी जो है मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। ठीक है, वो जो है इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ज़्यादा जो है आपके मोहम्मद यूनुस जो है 1 अप्रैल से 19 जुलाई 1937 तक बिहार में जो प्रधानमंत्री रहे थे। उस समय जो है मुख्यमंत्री के पोस्ट को प्रधानमंत्री है, राज्य में ही प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि जो है पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है प्राप्तकर्ता थे जो थे जो 91 है, वो जो है आपका गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें जो है आपको टोटल जो पुरस्कार मिला था 91 जो है पद्मश्री मिला था। ठीक है, उसके बाद जो है टोटल जो है क्या कहते हैं 9 को पद्म भूषण मिला था और 6 को पद्म विभूषण मिला था। तो टोटल कितना हो जाएगा, 106 होता। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जो है किस टीम ने पहली बार जनवरी 2023 में जीत लिया है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखिएगा अंडर 19 महिला हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है T20 क्रिकेट का विश्व कप के बारे में बात हो रहा है और जनवरी 2023 में हुआ था जिसके बारे में बात हो रहा है। तो किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। आगे कह रहा है कि भारत से बाहर किस देश में पहला जो है IIT, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है IIT, ठीक है। हर इंजीनियर का सपना होता है कि हम IIT में जाए और वहाँ से पढ़े। तो भारत से बाहर जो है IIT जो है किस देश में जो है लगाने का जो है बनाने का मतलब शुरू करने का जो है प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने? तो 23 IITs जो है संस्थान है। आगे कह रहा है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन। आगे कह रहा है कि यदि कोई विलयन जो है नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का pH क्या होगा? देखिए, और नीले लिटमस को अगर लाल रंग में बदलता है इसका मतलब क्या हो गया बताइए? इसका मतलब है कि वो जो है आपका एसिड है, मतलब अम्ल है, ठीक है। तो विलयन का pH क्या होगा? तो अम्ल का विलयन का pH कितना होता है? 7 से कम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर क्या कहते हैं लिटमस को जो है फाइनली जो है ब्लू रंग में चेंज कर देता तो हो जाता क्या? तो बेस होता है। उसको क्षार बोलते हैं और उसका pH मान जो है 7 से अधिक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव जो है कौन से वर्ग में आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटिस्टा एवं साइनोबैक्टीरिया की श्रेणी में आते हैं, सॉरी दोस्तों, आर्कीबैक्टीरिया की श्रेणी में आते हैं। आगे कह रहा है कि मृतपोषी पोषण क्या है बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीव अपना भोजन जो है मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग क्या होगा बताइए? क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका एक परवलय होता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से, जैसे ये ट्रेन चल रहा है, ठीक है, तो ट्रेन से गिरेगा तो ये इसको ऐसे दिखेगा ये गेंद, ठीक है ना। आप अनुमान लगा सकते हो, इसे भी आप देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। इतना अनुमान तो आपको लग ही जाएगा। आगे कह रहा है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण जो है हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एड्रीना लाइन। इसको जो है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। फाइट मतलब लड़ो, फ्लाइट मतलब उड़ो, तो लड़ो या उड़ो हार्मोन बोला जाता है। आगे कह रहा है कि CH3CH2COOH का IUPAC नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर केमिस्ट्री आप पढ़े होइएगा 11th 12 में तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो है कितने कार्बन है। तो एक कार्बन ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया और ये 3 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? प्रोपेन के श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। प्लस COOH ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जैसे COH होता है तो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। देखिए एल्डिहाइड में आपका CHO होता है, C डबल बॉन्ड O जो होता है आपका कीटोन का हो जाता है, ठीक है। इसको जो है ओन लगता है, लास्ट में लगता है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक आपका जो दिया गया COOH है, ठीक है ना। बाकी जो है अगर आपको दिया जाए NH2 दिया जाए लास्ट में तो ये हो जाता है आपका एमाइन वाला आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह हम पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसका सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आपका, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है आपका सिरका में पाया जाता है, उसको विनीगर बोलते हैं, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका पालक में पाया जाता है, इसके साथ साथ जो है आपका टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। चने की पत्ती जो होती है उसमें पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो आपका सेब में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। इसको एकदम रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाया जाता है। आगे कह रहा है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की जो है खोज निम्न में से किसने की थी? तो लोथल का खोज किसने किया था बताइए? लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SR राव। लोथल जो आपका भोगवा नदी के किनारा है, और ध्यान रखिएगा गुजरात में ये जगह पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून पठान नेता थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के। ठीक है साथी, और इन्हें जो है आपका सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे कह रहा है कि लखनऊ संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा 1916 में हो जाएगा। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन थे, बताइए। तो मजमूदार साहब थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में तत्कालीन शाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 1911 में। और इस समय जो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। आगे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया जो है खराज कर किसान की उपज के लगभग डैश प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? तो ये हो जाएगा आपका 50% हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, चलिए। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि उसके समय जो भूमि माप की जो मूल इकाई क्या थी? तो बिस्वा थी। क्या थी? तो बिस्वा थी। ठीक है, पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बिस्वा था। ठीक है, चलिए आगे करा कि अश्वघोष जो है निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के दरबार में ही नागार्जुन भी रहते थे। और उसके बाद जो है आपका चरक जो है, ठीक है, जो चिकित्सक थे उस समय के, बहुत बड़े जो है धनवंतरी चरक। हालांकि धनवंतरी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के थे, लेकिन जो है चरक जो थे आपका कनिष्क के दरबार में थे। आगे कह रहा है कि भारत में जो है साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्न में से कौन सी घटनाएं जो घटी? तो आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन कब आया। ठीक है, तो आपको जो यहाँ से मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या घटा था? तो आपका काकोरी कांड घटा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो है ट्रेन वगैरह को लूट लिया गया था। गांधी इरविन समझौता जो आपको पता है कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका 1942 में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आपको 1930 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि और साइमन कमीशन कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और काकोरी कांड जो है आपका उससे पहले हो गया था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1925 में ही हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 8 डाउन जो ट्रेन से रेल विभाग का खजाना जो है काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। आगे कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण जो भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स मिशन। साथ ही मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें और लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है। साथियों, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस लाइक से जो है किसी तरह का हमको प्रॉफिट नहीं है, लेकिन बस यही होता है कि हमारा उत्साह बढ़ता है। और उत्साह बढ़ता है तो मुझे जो अंदर से इच्छा होता है कि और भी मैं आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा मेहनत करके लाऊं, जितना ज़्यादा हो सके। चलिए आगे करा कि दारा सिकोह जो है अंततः उत्तराधिकार के युद्ध जो है सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब से। दारा सिकोह जो है औरंगजेब का एक बड़ा भाई था। ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध में जो औरंगजेब से हार गया था। आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध जो है कोनार नदी पे नहीं है। कहाँ पे है? तो बराकर नदी पे, ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपका सही है, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे है। सरदार सरोवर बांध जो आपका नर्मदा नदी पे है। आगे करा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष को ही लोकसभा का स्पीकर बोला जाता है। और जब अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। आगे करा कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका जो है देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। आगे करा कि प्रवर, मंजीरा और मानेर नदियाँ डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ है, मतलब दाहिनी की ओर बहने वाली जो है सहायक नदियाँ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी की। अब गोदावरी आपको पता है दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 155। आगे कह रहा है कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी। आपको पता होना चाहिए प्राचीन जो है भारत में 16 महाजनपद थे, ठीक है, जिसका जो वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो वही पूछ रहा है कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ जो है किस महाजनपद से होकर गुजरती थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मगध से। और मगध जो आपका पटना के आसपास वाला क्षेत्र था, पटना जो है पटना हो गया, गया हो गया, नालंदा वाला। आगे करा कि घास जो है बकरी और मानवों को मिलाकर बनाई गई एक खाद्य कड़ी, जिसको फूड जो है चेन बोला जाता है, किस प्रकार से सही तौर पर प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। घास को बकरी खाती है और बकरी को जो है इंसान खा जाता है। तो इंसान जो है दो कैटेगरी में आता है, हालांकि अभी तो बहुत तरह के प्राणी पाए जाते हैं। जैसे कोई होता है, जैसे आप मान के चलिए शाकाहारी, तो आप शाकाहारी के श्रेणी में, और जो मांस वगैरह खाता है वो सर्वाहारी हो गया, ठीक है। अब जो है नया वैरायटी के इंसान भी आने लगे हैं। कुछ अंडा खाते हैं तो मछली नहीं खाते हैं, मछली खाते हैं तो मुर्गा नहीं खाते हैं। तो समझिए कि एक अलग प्रकार के प्राणी हैं। चलिए आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है, और यह है हमेशा क्या होता है, एक तरफा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनि डायरेक्शन में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पिरामिड दिया गया, ठीक है, इस पिरामिड को मैं समझा देता हूँ, एक बार समझ लीजिएगा तो कभी लाइफ में गलती नहीं कीजिएगा। देखिए थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आइए देखिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए ध्यान से। ये जो आपका दिया गया है, इसको थोड़ा नीचे देखिए, 5 पोषी स्तरों की एक साधारण खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई। यदि जो है क्या करा, चौथी पोषी स्तर में मौजूद जो है सर्प को 10 किलो जूल जो है ऊर्जा मिलती है, तो उत्पादकों के पास ऊर्जा की कितनी मात्रा जो है वो उपलब्ध है? मतलब उत्पादक का मतलब क्या हुआ, जो सबसे नीचे है उसके बारे में पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो है स्नेक को कितना मिलता है, चौथी श्रेणी को मिलता है, कह रहा है कि 10 किलो जूल मिलता है, ठीक है, 10 किलो जूल एनर्जी मिलता है। तो कह रहा है कि इस जो ग्रास है, ठीक है, घास जो है जो उत्पादक का काम करता है, तो उसको जो है कितना जो है उसके पास कितना किलो जूल जो है ऊर्जा है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस दिमाग में रखिएगा। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10% से घटाते जाइए, और जो आप जो है ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको बढ़ाते जाइए। जैसे यहाँ 10 किलो जूल है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। देखिए अब इसको देखिए, ये इसी को 10% लॉ बोला जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, उत्पादक श्रेणी से लेकर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर आप घटक में जाते हैं, तो 10% जो है एनर्जी आपका जो कंजप्शन रेट से जो है आगे बढ़ता है। जैसे मान के चलिए उत्पादक अगर 10,000 किलो जूल जो है एनर्जी को उत्पादन करता है, तो जो घास को खाने वाला जो भी जानवर होगा उसके पास जो मात्र 1000 किलो जूल ही जाएगा एनर्जी। फिर जैसे हम बकरी वगैरह को इंसान खा जाता है तो उसके पास 100 किलो जूल ही एनर्जी जाएगा। और स्नैक्स वगैरह के पास उससे भी जो उत्पादक होगा तो उसके पास 10 किलो जो है जूल एनर्जी जाएगा। सबसे लास्ट में कितना जाएगा, तो इसका भी 10% कर लीजिए, तो 10 किलो जूल का 10% कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आपका जो है उत्पादक में कितना हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा, ठीक है, 10,000 जो किलो जूल हो जाएगा। सिंपल ध्यान रखिएगा, अगर पिरामिड में जो है आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो 10% से कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 100 होगा तो ये हो जाएगा आपका 10, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 0.1, फिर हो जाएगा 0.01, इस तरीके से फॉलो करते चला जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हो गया आपका साथी 40 क्वेश्चन जो है जीके का हो गया। अब जो है मैथ वाले सेशन पे आते हैं। अगर नहीं जुड़े चैनल से तो जुड़ जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी और डी के बीच जो है किसी निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि भागों का अनुपात कितना, ए और बी सी डी का अनुपात कितना, 4:12:30:45। कह रहा है कि ए और डी के भागों के बीच जो अंतर कितना है, तो 5535 रुपया है। देखिए जितना भी अनुपातिक राशि दिया गया ए बी सी डी को सबको यक्स में मान लीजिएगा, ठीक है।
एक्स में मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4x, बी का हो जाएगा 12x, सी का हो जाएगा 30x और डी का हो जाएगा 45x। जिस देखिए अनुपातिक राशि में ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ए पहले आया तो ए का अनुपात क्या होगा, पहले वाला होगा, बी आएगा पहले तो बी का 12 हो जाएगा, ठीक है। सी आ गया तीसरे नंबर पर तो तीसरे नंबर पर यहाँ अनुपात होगा 30 और डी जो है चौथे नंबर पर तो इसका 45 होगा। सबका अपना अपना अनुपात समझ में आ गया। और इसमें क्या करना है, यक्स कर देना है, ठीक है। यक्स कर दीजिएगा तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ निकालना है। तो देखिए आप कह रहा है कि ए और डी के भागों के बीच का अंतर कितना है, 5535 है, तो कुल राशि पूछ रहा है। तो ए का क्या भाग, तो 4x है, ठीक है। यक्स मान लीजिएगा, मैं आपको बता दिया हूँ। डी कितना है, 45x है, तो 45x में से माइनस कर दीजिए 4x, तो ये कितना दिया गया है, 5535 रुपया दिया है। मतलब कहने का मतलब 41x कितना के बराबर है, तो 5535 के बराबर है। तो यक्स बराबर कितना हो गया, यहाँ से निकालिएगा तो 135 निकल जाएगा, भाग दीजिएगा था। अब पूछ रहा है आपसे क्या है, तो यक्स बराबर 135 चल गया, मतलब अनुपातिक राशि पता चल गया 135, ठीक है। टोटल अनुपात कितना आपके पास है, देखिए टोटल अनुपात जो है आपको पता है कि 4, 12, 16, 30 जो है कितना हो जाएगा, 46 जो है 45, 91 हो जाएगा। टोटल आपका अनुपात कितना है, तो 91 यक्स है। यक्स का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, तो 135 निकाले हैं। तो 91 में 135 से गुना कर दीजिए, कितना आंसर निकल के आ जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा, निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। 12,285 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है आपका कि ए, बी और सी तीनों पाइप द्वारा किसी जो टंकी को 4 घंटे में भरती है, ठीक है, तीनों मिलके। पाइप सी जो है बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है। तो चलिए हम इसको आपको थोड़ा बता देते हैं। बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा भूमिका बांध देता हूँ। देखिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन से, सी जो है बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, ठीक है। तो सी मान के चलिए आपका जो है ए इसका 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तेज का बात हो रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अगर हम ए को, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे रहने देते, इसको हटा देते, ठीक है ना, ताकि समझ में अच्छे से आएगा। अब यहाँ ए बी का कंपेरिजन करते हैं, ए जो हो गया बी हो गया, कह रहा है कि सॉरी हाँ, और बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अगर ए को 1 मान लेते तो बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, यहाँ पे इतना तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए अनुपातिक राशि में दोनों को सेम से गुना कीजिएगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है, ठीक है। अनुपातिक राशि सेम ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, बी में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको भी, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अनुपातिक राशि क्या आ गया, बी और सी का 2:3 आ गया, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब ए अनुपात जो है बी का राशि कितना है, 1:3 है, क्योंकि बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, अनुपातिक राशि सेम करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको बी और सी का कितना अनुपात पता चल गया है, 2:3, और यहाँ पे ए और बी का कितना हो गया, 1:3 पता चल गया। हम क्या करते हैं ना, यहाँ देखिए आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि 2 अनुपातिक राशि जब दिया रहता है तो जो है यहाँ पे 2 अनुपातिक राशि बी और सी का अनुपात दिया गया है और ए और बी का अनुपात दिया गया है। तो हमको ए बी सी तीनों का अनुपात एक साथ लिखना होगा, कब कैसे लिख पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक कॉमन है, देखिए बी और सी के अनुपात में बी कॉमन है और ए बी में बी कॉमन यहाँ पे आ जाता है, तो इसके अनुपात को क्या बराबर कर देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, बी सी में बी का अनुपात कितना है, 2 है, और ए बी में बी का अनुपात कितना, 3 है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, यही मेन चीज़ है, इसको समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6:9 आ जाएगा, ए और बी और सी का अनुपात। और यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, किसका, ए और बी का अनुपात। अब देखिए बी और सी में कितना है, बी का अनुपात 6 आ गया, और आपका क्या आ गया, यहाँ जो है बी का अनुपात 6 आ गया। तो अब जो हम ए बी सी तीनों का अनुपात लिख सकते हैं, क्योंकि एक अनुपात जो है बराबर हो गया। तो अब जो है ए बी सी का अनुपात कितना हो गया, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। आप ए बी सी का जो अनुपात आ गया आपका, जो हम वहाँ से निकाले, कितना आया था बताइए,
तो 2 अनुपात कितना है, तो 6 बी का था और 9 जो हो गया सी का हो गया था। ठीक है, देखिए अनुपातिक राशि पता चल गया, तो आपको ये पता चल गया क्षमता यही जो है आपका क्षमता ए बी सी का। ठीक है, तो देखिए ए बी और सी का तीनों मिला के कुल क्षमता कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 प्लस 9 17 क्षमता हो गया। ठीक है, और कितना दिन, देखिए कह रहा है कि 4 घंटा में भरती है, तो 4 घंटा टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 68 आ जाएगा। अब कह रहा है कि अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने घंटों में भरेगा, तो कुल कार्य कितना है 68, और ए का क्षमता कितना है निकालें आप अनुपातिक राशि से, तो 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 34 आंसर हो जाएगा। अकेले ये जो है आपको 34 घंटा लगाएगा भरने में। चलिए आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ज्यामिति से दिया गया, कुछ नहीं बस ज्यामिति का खेल है, बस उसको समझ जाइए निकाल लीजिएगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी ऐसे दिया गया, मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। ये त्रिभुज जो है आपका ए बी सी है। ठीक है, सारा खेल जो है ज्यामिति में कंस्ट्रक्शन का होता है। आगे कह रहा है कि जो है बिंदु डी तथा ई जो है क्रमशः ए सी और बी सी पर इस प्रकार स्थित है। डी जो है आपका किस पे है, तो ए सी पे है। क्या कह रहा है, डी जो है आपका ए सी पे और ई जो है बी सी पे है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा मैं इसको सुधार देता हूँ, ट्रेंगल में जो है नाम गलती हो गया, इसको अच्छे से रुकिए। यहाँ पे देखिए ये जो हो गया आपका ए हो गया ए, ये हो गया आपका बी हो गया और ये हो गया सी। ठीक है, चलिए कह रहा है कि डी जो है आपका किस पे है, तो ए सी पे है, और ई जो है बी सी पे है। डी हो जाएगा आपका मान के चलिए ए सी पे है, और जो है ई जो हो जाएगा आपका किस पे, तो ये हो जाएगा आपका बी सी पे। ठीक है, समझ में आया। कह रहा है कि डी जो है आपका किसका है, तो ए बी के समानांतर है। ठीक है, दिया गया डी जो है ए बी के समानांतर है। चलिए आगे कह रहा है कि बिंदु एफ जो है सी पर इस प्रकार स्थित है कि बिंदु जो है किस एफ जो है सी पे, मान के चल बिंदु एफ जो है सी पे इस प्रकार स्थित है। कह रहा है कि डी एफ जो है समानांतर है ए ई के। क्या है, डी एफ जो है समानांतर किसके, तो ए ई के। ये दिया गया, दो कंडीशन दिया गया। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जो है अब बाकी दे दिया गया है। मैं आपको आगे जो है बता देता हूँ। सी जो है कितना है नहीं दिख रहा है, लेकिन इरेज करना पड़ जाएगा तो पूरा जो है आपका जो है ये इरेज हो जाएगा, मतलब मिट जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सी जो है आपका, ठीक है, सी जो है क्वेश्चन में दिया गया है कितना 6 सेंटीमीटर, और सी एफ जो है सी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सी जो ये वाला पूरा, ये पूरा जो है आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, पूरा जो है आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और सी एफ जो 2.5 सेंटीमीटर दिया गया, ये इतना जो है आपका ये जो है 2.5 सेंटीमीटर दिया गया, कितना 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है कि बी सी की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो बी सी की लंबाई जो हो गया आपका क्या, तो बी सी आपको कैसे निकलेगा, इस पूरे का लंबाई निकालना है, कैसे निकालेंगे। चलिए तो नया से फ्रेश जो चित्र बनाते हैं उसके बाद आपको समझा देते हैं। फ्रेश चित्र जो है आपका इस तरीके से है, ध्यान से दीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका जो है इस तरीके से हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया ई, तो बाकी जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया ये जो है आपका, ठीक है, ये एफ हो गया और ये जो है आपका ए ही हो गया, सबका दे दिएगा। देखिए इसमें करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आप थेल्स पर में पढ़े होइएगा। ठीक है, क्लास 10th में पढ़ाना था। ट्रायंगल सी ए ई में एक थेल्स पर में लगा दीजिए। ठीक है, सी ए ई में ध्यान से सुन लीजिए, सी ए ई त्रिभुज सी ए ई में, और इसके बाद सी डी एफ में जो है आपको क्या है थेल्स पर में लगा देना है। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, जैसे आप मान के चलिए ये करते हैं, डी एफ जो है समानांतर ए ई के, डी एफ जो है समानांतर किसके, ए ई के। तो यहाँ से आप जो है त्रिभुज सी डी एफ और त्रिभुज सी ए ई में आप लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी डी अपॉन ए डी, ठीक है, बराबर हो जाएगा सी एफ अपॉन, ठीक है, एफ ही हो जाएगा। एक कंडीशन ये आ जाएगा, और दूसरा जो कंडीशन आ जाएगा आपका जो है ट्रायंगल जो है त्रिभुज सी ए बी में लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डी जो है आपका समानांतर दिया गया ए बी के, तो यहाँ पे ए बी लगा सकते हैं आप क्या, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे सी डी जो है सी डी बटे ए डी जो होगा बराबर किसके, तो ये हो जाएगा सी बटे बी के। ठीक है, सी
सी बटे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सी बटे क्या हो जाएगा आपका साथी, तो ये हो जाएगा बी। यहाँ से जो आपका सी डी बटे ए डी जो है दोनों से कॉमन हो जाएगा, बाकी जो आपका क्या निकल के आ जाएगा मैं बता दूंगा आपको, जो है हिंट दे दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अगर ज्यामिति आपका थोड़ा भी क्लियर होगा तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ से आप जब समीकरण 1 और 2 का कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सी एफ बटे एफ ही बराबर हो जाएगा आपका सी बटे बी, ठीक है, सी बटे बी आ जाएगा, ठीक है, जो कि ट्रायंगल में बताया था। अब यहाँ पे आपको जो है सी एफ का दिया गया वैल्यू, ठीक है, और एफ ही का वैल्यू जो है आपको 6 में से घटा दीजिएगा, ठीक है, पूरा सी में से घटा दीजिएगा, बाकी जो है आपको जो है सी का वैल्यू पता है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर बी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा आपको यहाँ पे ट्रायंगल में। तो उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं, बी सी भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी सी आपको पता है कितना है, तो बी सी जो है आपका जो है सी प्लस बी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका निकल जाएगा, आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 14.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ खास नहीं, बस थेल्स जो है प्रमेय का यूज करना है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन करा कि एक रेलगाड़ी जो है बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन जो है प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, 80 माइनस 72 बटे 80 कर दीजिएगा, गुने 60 कर दीजिएगा, यही जो हो जाएगा आपका कितना औसतन रुकी था, ठीक है ना। तो ये जो क्या हो जाएगा आपका 8 बटे ये इसको कीजिएगा तो 8 बटे 80 आ जाएगा, गुने 60 हो जाएगा, 8 दाई 80 हो जाएगा और 10 छके 100। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए अति आंसर नंबर 1 ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करा कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर बनता है तो वह एक त्रिभुज है। देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज का परिकेंद्र, जैसे ये आपको दे दिया गया है, ये वृत्त है, ठीक है, तो मान के चलिए ये हो गया आपका एक, कह रहा है किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर बनता है तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा। देखिए ऐसे ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन ये बता रहा है, तो कह रहा है कि वह त्रिभुज क्या होगा, तो पता है कि जब कोई भी मतलब ये जो है क्या एक तरह से व्यास है, तो व्यास जो है परिधि पे कितना डिग्री का कोण बनाती है आपको पता होगा, ये थ्योरम था, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए आगे करा कि किसी समानांतर श्रेणी का 4, 7, 10 और 13 डैश के प्रथम 25 पदों का योगफल बताइए। देखिए समानांतर श्रेणी में आपको पता होगा प्रथम पद क्या है, तो 4 हो गया, प्रथम पद को ये से डिनोट करते हैं 4 हो गया, और जो आपका जो है जो कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, समान अंतराल जो बोलते हैं, कितना का आ रहा है, 3 का आ रहा है, और टोटल 25 पद है, तो इसका जो फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एन टर्म का कितना होता है, एन टर्म के सम का योग का फार्मूला क्या होता है, एन बटे 2 और गुने क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ए प्लस क्या हो जाएगा आपका, सॉरी साथी यहाँ पे 2a हो जाएगा, ठीक है, 2a ध्यान रखिएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। आपको जो है एन का वैल्यू पता ही है, ठीक है, एन का वैल्यू पता ही है, एन का वैल्यू कितना है 25 है, ए का वैल्यू आपको पता ही है कितना है 4 है, टी का वैल्यू कितना है 3 है, बस आप फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर निकालिए, आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका 1000 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ, आप बना लीजिएगा, कुछ खास है नहीं सब क्वेश्चन में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। एक कंपनी के 50 कर्मचारियों का जो है दैनिक वेतन नीचे की तालिका में दिया गया। देखिए जैसे 80 दैनिक मजदूरी अंतराल जो है 80 से 90 जो है कितना है, तो 9 कर्मचारियों का है, बराबरता श्रेणी दिया गया है आपका, और 90 से 100 जो है मजदूरी जो है कितना, तो 3 जो है कर्मचारी का है, बाकी 100 से 110 31 का है, फिर इससे 5 का जो है 110 से 120 है, और 2 का जो है आपका 120 से 130 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा है कि औसत वेतन जो है कितना है, ठीक, तो कर्मचारियों का औसत वेतन पूछा जा रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए औसत वेतन क्या हो जाएगा, तो इसका होता है एक आपका समेसन क्या हो जाएगा एफ इंटू एक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, बटे समेसन ऑफ एफ,
सबमिशन होता है इसका मतलब समानांतर मतलब ऐड करते हुए जाना होता है, ये होता है सबमिशन इसका मतलब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है, जैसे 80-90 दिया गया तो इसका क्या निकालिएगा, तो ये 50 ही निकल जाएगा, ठीक है ना, इसका बीच वाला निकल जाएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकल जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको यक्साई बोलते हैं, ठीक है। और जो रिपीट होता है इसको जो है यफ बोलते हैं, इसको यफ बोल दीजिएगा। तो 85 × 9 हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 95, ठीक है। 95 × 3 हो जाएगा। फिर 100 110 का कितना हो जाएगा, इसका 100 + 110/2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 जो है 5 आ जाएगा। 105 × 31। तो इसी तरीके से जब सबका जो है गुना करके आपस में जब योग कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 5130 आ जाएगा, बटे जो है 50 आ जाएगा। तो जब इसको कट कुटा कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 102.6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकल के आ जाएगा 102 रुपया आएगा औसत वेतन, जो कि कर्मचारी किसका था, तो जो क्या कहते हैं 100 से लेके 110 के बीच में जिसका अंतराल था उसका जो है वेतन कितना था, तो ये इस रेंज में आता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, तो ये था साथी आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वो थोड़ा बहुत डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, किसी भी तरीके से शर्माने की कोई बात नहीं। और बहुत जल्दी जो है आपका जो है हर सब्जेक्ट का SCRT का भी जो है 80 नंबर का प्रैक्टिस सेट जो है, और उसके बाद MCQ जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का ऑलरेडी चल रहा है, बायोलॉजी का, पॉलिटी इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कर दिया जाएगा। अगर नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए और साथियों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।